नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम। मैं हूं हाड़ौती में आपके साथ, मैं हूं आपकी दोस्त निशा। और दोस्तों, कोटा शहर का जब नाम आता है, कोटा शहर का जब जिक्र आता है तो सबके दिमाग में एक ही ख्याल आता है, एक ही बात आती है और वो है कोचिंग इंस्टीट्यूट। शिक्षा नगरी कोटा, जो कि पूरे देश में जानी जाती है अपनी मेडिकल और आईआईटी की इंजीनियरिंग की कोचिंग के लिए। और बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स हुए हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हुए जो कोटा शहर ने दिए हैं, यहाँ की कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में तैयार हुए हैं और आज बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो शहर है ये बहुत ही जाना पहचाना है और यहाँ पर जो बच्चे आते हैं, आपको अगर जानकारी हो तो आपको बता दूं कि हर साल 1.5 से 2 लाख बच्चे यहाँ पर आते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने बेहतर भविष्य की उम्मीदें लिए हुए। लेकिन कहीं ना कहीं एक दुखद खबर, जी हाँ दोस्तों, आए दिन अब ये खबर हमारे सामने आती है। पिछले कुछ सालों की बात करें तो साल दर साल ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं अपने उज्जवल भविष्य के सपने लेकर के, वो कहीं ना कहीं इस रेस में पिछड़ जाते हैं। इस कंपटीशन के दौर में कहीं ना कहीं ऐसी निराशा उन्हें घेर लेती है कि वो अपने सपनों की इस रेस में हार जाते हैं, अपनी ज़िंदगी की जंग में हार जाते हैं। और असफलता तो उन्हें मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये समझ नहीं पाते कि उनकी ज़िंदगी की जो कीमत है वो उनके सपनों से कई ज़्यादा बड़ी है। और इस तरह के केसेस आए दिन हमारे सामने आ रहे हैं, जब कोटा शहर में लगातार आत्महत्याएं हो रही है। तो ये बहुत ही संजीदा टॉपिक है, बहुत ही संजीदा विषय, जिस पर हम सभी को सोचने की और बात करने की कम से कम ज़रूरत है। तो इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रोग्राम में है, आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि डॉक्टर जूजर अली हमारे साथ हैं, साइकाइट्रिस्ट हैं, मनोचिकित्सक विशेषज्ञ हैं। और इनसे हम जानेंगे कि क्या रीज़न है और किस तरह से इन स्थितियों से बाहर आया जा सकता है। तो सर, सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगी आपका प्रोग्राम में। नमस्कार, मैं डॉक्टर जूजर अली, सीनियर साइकियाट्रिस्ट जयसवाल हॉस्पिटल के अंदर, और पिछले 30 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और बड़ी दुखद है कि आज ये टॉपिक अपने सामने आया है। कोटा के अंदर जो है आत्महत्या का एक बार बार हर 2-3 दिन के अंदर किसी न किसी बच्चे को जाना बहुत ही दुखद है, बहुत ही असामान्य है। हालांकि यहाँ पे 2 लाख बच्चे पढ़ने को आए हुए हैं, और अगर ब्रॉड टर्म में देखें तो बहुत सारे जो है कारण हो सकते हैं। और उनमें सबसे बड़ा कारण ये भी है कि अपने ऊपर प्रेशर बहुत है। कोटा के बारे में कई बार सुना गया है और कहा गया है कि ये प्रेशर कुकर एक टेक्नोलॉजी यहाँ पे चालू हो गई है। एक प्रेशर जो है इतना ज़्यादा बना हुआ है बच्चों के ऊपर कि बच्चा जरा सा भी अगर क्लास में बिछड़ गया या 2-3 दिन बीमार पड़ गया या छुट्टी लेके 10-15 दिन बाहर गया हुआ है, तो उसके ऊपर एक प्रेशर रहता है कि मैं पुराना जो मेरा कोर्स है उसको कोप अप कैसे करूँगा, और नया जो है लोगों ने सीख लिया है और मैं जो है उसमें पिछड़ गया है। तो ये कोर्स वापस से उसको पाने के लिए बड़ी दिक्कत है। दूसरा ये है कि जैसे ही वो उसकी रैंकिंग में बिछड़ता है तो बच्चे को या तो ए कैटेगरी से बी में और बी से सी के अंदर आता है, तो शायद उसका भी एक प्रभाव रहता है कि भाई मैं अब नीचे वाली उसके अंदर आ गया हूँ और सेक्शन मेरा चेंज आ गया है। तो बड़ा जो है नेगेटिविटी होता है। पहले वाली जो अपर क्लासेस के अंदर उसके जो दोस्त होते हैं, साथी होते हैं, वो बिछड़ जाते हैं। ये तो एक है कि भाई प्रेशर कुकर टाइप जो है एक प्रेशर बना हुआ है। सेकेंडली माँ बाप का भी है। माँ बाप का भी एक अपना प्रेशर रहता है, बच्चों के ऊपर एक बनाए रखते हैं कि भाई हमने बेटी अपने बच्चों के लिए इतना पैसा जो है लोन ले रखा है, खर्च कर रहे हैं, यहाँ तुम्हारे लिए इतना पैसा भेजते हैं, एंड अगर आप पढ़ाई में ध्यान नहीं दोगे तो उसके ऊपर भी आता है। और अपन ने शायद कई सुसाइड नोट के अंदर पढ़ा भी है, बच्चे जो लिख के जाते हैं कि पापा हम आपकी अपेक्षाओं के अनुसार काम नहीं कर पाए और माफ़ी मांगते हैं, आपने जो मेरे बारे में सोचा था शायद मैं उस लेवल तक नहीं पढ़ पाया। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होती जा रही है कि माँ बाप भी उतने ही दोषी हैं जो फालतू की अपेक्षाएं करते हैं और जो है बच्चों के ऊपर एक तरह का प्रेशर बनाए रखते हैं। तीसरी चीज़ और भी है, और वो है यहाँ के इंस्टीट्यूट जो एक कंपटीशन की जो भावना पैदा करते हैं, और जो एक इंटरनल कंपटीशन की वजह से और बच्चों के अंदर जो है हीन भावना पैदा होने लगती है। जो बच्चा आज बिहार से आया है, जो बच्चा बाहर से आया है, एमपी से आया है, वहाँ पर तो वो अपनी शैक्षणिक संस्थाओं में टॉप है, पर यहाँ आने के बाद पता चलता है कि उसको तो बहुत बुरा हाल है। यहाँ वो दुनिया जो ऑल ओवर इंडिया के जो बच्चे आए हैं उसके अंदर कहीं स्टैंडिंग नहीं है, तो उससे भी एक बड़ी हीन भावना होती है। एंड प्लस ये बात भी निश्चित है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट अपनी स्पीड के अंदर पढ़ा रहे हैं। शायद एक बहुत बड़ा उदाहरण था कि यहाँ से कोटा से जयपुर जाने के लिए आप साइकिल पे भी जा सकते हैं, मोटरसाइकिल पे भी जा सकते हैं, कार में भी जा सकते हैं, हाई क्लास जो है ट्रेन में भी जा सकते हैं। डिपेंड सिर्फ स्पीड के ऊपर है। अगर आप स्पीड मेंटेन करते हैं तो बच्चा जो है आगे पढ़ाई में निकल सकता है। बट हर इंसान की अपनी एक लिमिट है, ऊपर वाले ने सबको अलग बनाया है। तो मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि बच्चे को जब यहाँ पे एडमिशन दें तो कम से कम इस तरह का एक मैकेनिज़्म हो। पहले शायद 1-2 इंस्टीट्यूट के नाम नहीं लूँगा, मगर पहले ऐसा होता था कि एक प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता था, एंड दोज हु आर फिट उन्हीं को जो है कोचिंग के अंदर लिया जाता था। अब
हर कोई जो भी आना चाहे वो आता जाता है। दिस इज़ वाई कि यहाँ पे 1.5-2 लाख बच्चे इकट्ठे हो गए। मैं ये जानना चाहूंगी, आपको क्या लगता है ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है अब क्यों मतलब ऐसा लगने लगा कि बिजनेस मैकेनिज्म पर ये लोग चल रहे हैं? मेरे ख्याल से बिजनेस मैकेनिज्म तो नहीं है, बट कॉम्पिटिटिव होते जा रहे हैं। एक के बाद नए कंपटीशन के अंदर जो है सारे ही कोचिंग इंस्टीट्यूट उतर गए हैं। तो उस वजह से नेचुरल है कि जब एक ही मार्केट के अंदर 5 दुकानें खुलेंगी तो सारे के सारे अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। अब उनको इससे कोई लेना देना नहीं है कि कोई परिणाम क्या निकलेंगे, उनको मतलब है कि नंबर्स कितने बढ़ सकते हैं हमारे, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट देने की कोशिश में कंपटीशन का लेवल जो है बढ़ता जाता है। बिल्कुल। तो सर कहीं ना कहीं प्रेशर तो है बच्चों के ऊपर, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और क्योंकि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस है उन्हें भी फुलफिल करना होता है बच्चों को। तो ये जब एनवायरनमेंट में बच्चे आते हैं, बहुत कम एज में आजकल बच्चे आ जाते हैं, तो क्या लगता है सर कितना इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए कोई लोकल गार्जियन हो या उनसे कोई बात करने वाला हो, उनके साथ चीजें शेयर? मेरे ख्याल से मैंने पहले भी शायद कई बार कहा है, 2-3 जो है रिकमेंडेशंस होती हैं। पहले तो एक बड़ी सिस्टम होना चाहिए, मतलब एक बच्चे के साथ एक या 2-3 बच्चों का एक ग्रुप होना चाहिए, ताकि जब भी कोई इस तरह के लक्षण दिखे डिप्रेशन के, कि अगर उसको नींद नहीं आती, मन उदास रहता है, काम में मन नहीं लगता, और उसके अंदर जो है असामान्य तरीके के व्यवहार होने लगता है, तो ये जो बड़ी उसके जो दोस्त होते हैं 2-3 जो डेडिकेटेड दोस्त होने चाहिए, तो वो फट से हमें बताएं कि भाई ये जो है इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, और अपन आगे बढ़ के उसके अंदर इंटरवेंशन कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। दूसरी चीज़ हॉस्टलों के अंदर है, हॉस्टलों के अंदर इस तरह का माहौल बनाया जाए जिससे अंदर बच्चे रिलैक्स रहें। शायद बीच के अंदर एक बार पेपर में भी था कि हर हॉस्टल के रूम के अंदर ऐसा पंखा लगाया जाए कि जिसके अंदर एक अलार्म हो कि अगर फिक्स वेट से ज़्यादा अगर उस पर कोई लटकता है तो उसके अंदर अलार्म बजे। तीसरी चीज़ है जो शायद कलेक्टर साहब के वहाँ भी होती है बात कई बार, कि नाउ वी शुड पुट मोर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स इन द एजुकेशन सिस्टम। तो जितने भी यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट है शायद वो लोग एम्प्लॉय करते हैं, साइकेट्रिस्ट को भी एम्प्लॉय कर रहे हैं और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर्स को भी एम्प्लॉय कर रहे हैं, बट दिस इज़ अ गुड थिंग। पर इन सब चीज़ के बावजूद भी अपन कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं, और शायद अपने जो और करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं, ताकि बच्चे जो हैं बचें। और हर 2-3 दिन के अंदर एक बच्चा आत्महत्या करता है तो बहुत ही बुरा है, और बहुत ही जो है दुखद चीज़ है कि इस तरह से यंग बच्चे जो प्रोडक्टिव लाइफ के अंदर चले जाएं, देश के लिए जो है एक बहुत बड़ा एक योगदान हो सकता है वो आगे बढ़ के, और वही जो है इतनी कम एज के अंदर निकल जाता है, उनकी उड़ान शुरू होने से पहले ही जो है वो खत्म हो जाती है। जी। तो सर ये जो आपने इतने सारे सिम्टम्स बताए हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है या जो हॉस्टल वार्डन्स है या सामाजिक संगठन की बात करें या हम लोग अपने शहर के लोगों की बात करें, तो किस तरह से हम लोग हेल्प कर सकते हैं उन बच्चों को? क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या अनयूजुअल बिहेवियर होता है जिसे नोटिस किया जाना जरूरी है और उसी टाइम पे सॉल्व किया जाना जरूरी है चीजों को? एक वर्ड जो होता है असामान्य व्यवहार। अब ये असामान्य व्यवहार क्या होता है? बच्चों के अंदर नींद कम आ रही है, गुमसुम रहने लग गया, जो उसकी यूजुअल एक्टिविटीज़ है वो कम कर दी उसने, लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया। इस असामान्य व्यवहार में एक चीज़ और भी होती है, जैसे बच्चा क्या करता है कि उन पुराने दोस्तों से मिलने चला जाता है जिससे वो मिलना ही नहीं जाता था। हर किसी को फ़ोन करके पूछ रहा है, तबीयत पूछ रहा है कि आप लोग कैसे हैं। तीसरी चीज़ और भी होती है, कई बच्चे अपनी विल लिखना शुरू कर देते हैं, डायरिया लिखना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से कोई असामान्य व्यवहार दिखे तो आई थिंक उसकी जल्दी से जल्दी रिपोर्ट करें और उसको साइकेट्रिस्ट से या कोई भी मनोचिकित्सक से मिलें और उनसे बात करें कि बच्चे के अंदर आजकल इस तरह का बदलाव हो रहा है। आजकल इसने खाना पीना छोड़ दिया है, नींद पूरी नहीं निकाल रहा, जिस तरह एंटरटेनमेंट करता था पहले, यूजुअली टीवी देखने आता था, आजकल वो भी देखने नहीं आ रहा, लोगों से घुल मिल नहीं रहा, या अलग तरीके से लोगों से फ़ोन कर करके और बात कर रहा है। तो देन वी शुड फील अलर्ट कि हाँ नहीं, दिक्कत हो रही है बच्चे के अंदर है, उसको समझना जरूरी, अलर्ट होना जरूरी है ऐसे टाइम पर पे। और सर मेंटल हेल्थ की बात करें तो आजकल का जो दौर है सिर्फ बच्चों की ही बात नहीं है, ये आजकल के जो यंग एज में लोग हैं या किसी भी उम्र में अगर आप है तो हर तरह के तनाव लोगों के पास है। किसी को वर्क प्रेशर है, किसी को फाइनेंशियल ही प्रेशर है, किसी को फैमिली में कोई क्राइसिस है। तो मेंटल हेल्थ के बारे में सर आपसे जानना चाहूँगी, कितना इंपॉर्टेंट है अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयर रहना और अच्छी रखना? मेंटल हेल्थ के लिए शायद पहले भी कह चुका हूँ मैं, और वापस से इन चीज़ों को कहना चाहूँगा, अच्छी लाइफस्टाइल बनाने की कोशिश करें। और आई थिंक एवरी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और घर के अंदर भी माँ बाप इस चीज़ को समझें कि इस 24 घंटे में से 8 घंटे पढ़ाई के होने चाहिए, 8 घंटे अच्छी नींद निकालें।
शायद माननीय प्रधानमंत्री जी भी अपने मन की बात में कई बार कह चुके हैं कि 8 घंटे तो आपको जो है सोना ही चाहिए जी और 8 घंटे काम करें जी और बाकी जो 8 घंटे हैं वो फैमिली के लिए होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से 24 को 3 हिस्से के अंदर बांट के और 8-8 घंटे के हिसाब से काम करें। ये एक लाइफस्टाइल जो है बनानी चाहिए हर इंसान को। सुबह उठ के आप वॉकिंग करें या एक्सरसाइज करें जी और सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर आप योगा अगर कर सकते हैं या सूर्य नमस्कार कर सकते हैं एंड लास्टली मेडिटेशन करें या प्राणायाम करें या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें जो सबसे सिंपल है। आई थिंक अब जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कैरिकुलम होना चाहिए कि एटलीस्ट 1 घंटा जो है होना चाहिए। पहले स्कूलों में होता था 1 घंटा स्पोर्ट्स पीरियड होता था या पीटी पीरियड होता था। अब मेरे ख्याल से कंपटीशन में उस 1 घंटे को ख़त्म कर दिया है। बट दिस इज़ द रियल टाइम कि अब इस 1 घंटे को वापस से रीजिनोवेट करना चाहिए कि बच्चों को 1 घंटा तो मिलना चाहिए जिसके अंदर वो स्पोर्ट्स करें, योगा करें, मेडिटेशन करें और अपने आप को रिलैक्स करें। जी, तो टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर बहुत जरूरी है कि हर चीज को आपको टाइम देना और स्पेशली खुद को आपको टाइम देना है। लाइफस्टाइल मैनेज तो करनी ही चाहिए। और राइटर सर कम्युनिकेशन की मैं बात करूँ तो हम सभी जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसी चीजें होती है आप प्रेशर में होते हैं, आप किसी से कह नहीं पाते हैं वो चीजें और वो अंदर ही अंदर चीजें बड़ी होती जाती है और एंड में वो जाकर डिप्रेशन बन जाती है। तो सर किस तरह से डील करें अगर कोई इंसान एंजाइटी फील कर रहा है, डिप्रेशन उसे लग रहा है, नेगेटिविटी वो लग रहा है, चाहे वो स्टूडेंट हो या किसी और उम्र का व्यक्ति हो, किस तरह से डील किया जा सकता है अपने लेवल पर इन चीजों से और कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है? डिप्रेशन के मैंने लक्षण बताए हैं जी। कि अगर मन में उदासी रहती है, काम में मन नहीं लगता है, जिन चीज़ों को पहले अच्छा लगता था आजकल अच्छा नहीं लग रहा, अंदर से एनर्जी नहीं आ रही वो चीज़ काम करने की, ये डिप्रेशन के मुख्य लक्षण है। और इसके बाद क्या नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, तो आदमी जो है और उसके अंदर एक विशियस साइकिल में चलता चला जाता है। यही डिप्रेशन जब बाद में बढ़ने लगता है तो आदमी को पश्चाताप की भावना चालू हो जाती है और फिर उसके मरने की कि भाई मेरे लिए तो अब कुछ बचा नहीं है। और जब इंसान को लगने लगता है कि बस अब कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई मेरे को बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, एक वो अभिमन्यु के चक्रव्यूह में फंस जाता है, तो फिर वो मरने की सोचता है। तो अगर ये लक्षण पैदा हो रहे हैं कि नींद नहीं आ रही, भूख नहीं लग रही और उसका मन खराब रहता है, उसको जो है जिन चीज़ों की इच्छाएं होती थी वो इच्छाएं भी मरने लग गई है, जो पहले उसको अच्छा लगता था वो भी नहीं लग रहा, तो आदमी को अलर्ट होना चाहिए और अपने काउंसलर से बात करें, गार्जियन से बात करें एंड किसी भी हाल में मनोचिकित्सक से ज़रूर मिल लें ताकि जो है इंटरवेंशन हो सके। और ज़रूरी नहीं है अगर माइल्ड डिप्रेशन के लक्षण है तो शायद काउंसलिंग से ठीक हो सकते हैं, मॉडरेट डिप्रेशन के लक्षण है तो दवाइयाँ और काउंसलिंग हो सकती है, सीवियर डिप्रेशन है और उसके अंदर जो है साइकोटिक फीचर्स हैं, यानी उसके अंदर कानों में आवाज़ें आने लगी या अंदर से कोई इस तरह की आवाज़ें आने लगी कि मर जाए तो बेकार है, देन ही शुड बी हॉस्पिटलाइज और उसका ट्रीटमेंट बहुत ही सीरियस लेवल के ऊपर होना चाहिए। बट अगर जो माइल्ड डिप्रेशन के लक्षण है, जैसे मैंने बताया कि हाँ अब आजकल कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बहुत जने आजकल नॉर्मल हुए कहते हैं ना यार मन आजकल डिप्रेस्ड है, ख़राब है, तो मेरे हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल चेंज करें, सुबह जल्दी उठें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें एंड टेक अ लॉन्ग वॉक करें, तो उससे आप काफ़ी फायदा होगा। सर अभी आपने एक बात की कि साइकाइट्रिस्ट मिलना चाहिए अगर आपको कुछ ऐसा लगता है, और हमारी सोसाइटी में बहुत जनरल परसेप्शन ये है कि डिप्रेशन को बहुत बड़ी कोई ऐसी सीरियस चीज़ नहीं माना जाता है। अगर कोई डिप्रेशन से डील कर भी रहा है तो बहुत सीरियसली उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है, चीज़ों के बारे में बात नहीं की जाती है, और अब ज़रूरत है कि इस परसेप्शन को हमें बदलना होगा। इस बार तो क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में? इस बार WHO के जो है पूरे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो मेंटल हेल्थ वीक मनाया जाता था उसके अंदर इस चीज़ के ऊपर बड़ा स्ट्रेस किया गया है कि साइकेट्री का जो स्टिग्मा है उससे आप बाहर निकले। तो साइकेट्रिक अवेयरनेस के लिए हम लोग बार बार अलग अलग जगह टॉक देते हैं, स्कूलों में जाते हैं, समझाते हैं उन लोगों को कि साइकेट्री कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है, मनोचिकित्सा कोई बहुत बड़ी हवा चीज़ नहीं है। जैसे और डायबिटीज़ बीमारी है, जैसे ब्लड प्रेशर बीमारी है, जैसे थायराइड बीमारी है, जिसके अंदर लॉन्ग टर्म दवाइयाँ लेते ही हैं। आजकल ऐसा कौन सा घर बचा है जहाँ डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड नहीं हो, सब जगह गोलियाँ ले रहे हैं। तो अगर डिप्रेशन की भी गोलियाँ ले रहे हैं तो क्या दिक्कत है, क्यों स्टिग्मा? उसके अंदर जो है एक आपने समाज के अंदर एक पूरे एक वर्ग को आपने बिल्कुल अलग से प्रताड़ित कर रखा है कि अरे ये तो मानसिक बीमारी से पीड़ित है। टैबू एक बनाया हुआ है, टैबू बनाया हुआ है, जैसे जो कि अब बहुत सिंपल है और बहुत बढ़िया टैबलेट्स आ गई है, आपने रेगुलर टैबलेट ली और इस चीज़ से बाहर आ जाते हैं। इनफैक्ट आई वुड से कि टैबलेट लेने से आपको परफॉर्मेंस और अच्छा होगा, आप और अच्छी तरह कंसंट्रेट कर पाएंगे, आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी, आप जो है अपने एकेडमिक परस्यूट्स में और आगे बढ़ पाएंगे। सो इस स्टिग्मा से बाहर निकले। माँ बाप को भी मैं यही कहना चाहता हूँ। कई बार बच्चे कहते हैं कि मम्मी पापा मुझे थोड़ा सा डिप्रेशन हो रहा है, अच्छा बेटा कोई इधर उधर जो है ये कर लेना वो कर लेना।
बहुत लाइटली उस बात को लाइटली यूज लेते करते हैं। हैं। अरे भाई उसको जो है गाइड करो कि आप सीधे साइकेट्रिस्ट से मिलें और बात करें कि हाँ मुझे डिप्रेशन हो रहा है। तो हमारे पास आजकल एग्जैक्टली टूल्स होते हैं, इस तरह के इन्वेस्टिगेशन टूल्स हैं, हमसे पता चल जाता है कि माइल्ड डिप्रेशन में है या मॉडरेट में है या सीवियर में है, उसी कैटेगरी के अनुसार उसका इलाज भी होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर कोई आएगा और उसका जो है हम ट्रीटमेंट सिर्फ दवाइयाँ लिख देंगे, ऐसा नहीं है। बिल्कुल माइल्ड डिप्रेशन वाले हैं उनके सिंपल डिपेंड करता है काउंसलिंग किस स्टेज पर है। बिल्कुल उसे काउंसलिंग भी होती है Alright. और ठीक हो जाते हैं आराम से। तो सर बहुत कूल तरीके से आज आपने सारी चीजें बताई है और बहुत अच्छा लगा, इवन मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, पॉजिटिविटी मिल रही है। तो जो स्टूडेंट्स है या जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जो लोग किसी ना किसी चीज से परेशान है, उन्हें मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा गाइड करें, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप उन्हें मोटिवेट करेंगे कि ये जो चीजें हैं ये टेम्परेरी है लाइफ में। बिल्कुल। क्या मैसेज सर देना डिप्रेशन बहुत ही ट्रीटेबल बीमारी है, बहुत ही ट्रीटेबल डिजीज है, जी। आराम से ठीक हुए हैं और कई बच्चे ठीक होके उनकी परफॉर्मेंस और बढ़ गई है और बहुत आगे बढ़ गए। अगर आपको लगता है कि आपको माइल्ड डिप्रेशन है, इट इज़ बेटर अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज करें, थोड़ा सा धीरे होएं अपनी ज़िंदगी में, 1 घंटा निकालें अपने आप को ठीक करने के लिए। सुबह वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, ध्यान लग रहे हैं, ये सारी चीज़ें फ्री की अवेलेबल है, इसके कोई पैसे नहीं लग रहे, तो यू कैन यूज़ इट ऑल। आप चारों चीज़ें जो है करें, 1 घंटा अपने आप को दें, अपने लिए दें और जो है इस चीज़ से बाहर आएँ। अगर आपको लगता है इससे ठीक नहीं हो रहा है, देन ऑफ कोर्स डॉक्टर्स हैं पूरे कोटा के अंदर, इतने मनोचिकित्सक हैं, किसी से भी मिलें और उनसे आगे बढ़ के बात करें कि मुझे ये तकलीफ हो रही है, और आपको ज़रूर जो है उसके अंदर कोई ना कोई समाधान निकालेंगे। बिल्कुल। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे लगता है कि आज का ये जो प्रोग्राम है, आज का ये जो एपिसोड है, वो वाकई में हर किसी को देखना चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं बहुत छोटी चीज़ें हैं सुनने को, कहने को, लेकिन ये छोटी चीज़ें नहीं है। और बात है अगर यहाँ के स्टूडेंट्स की, कोटा शहर में आने वाले स्टूडेंट्स की, तो वाकई में ये दिल तोड़ने वाली खबर होती है जब आपको पता लगता है कि हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन कोई ना कोई बच्चा सुसाइड कर रहा है। या हम जनरली लोगों की बात करें तो हर इंसान आजकल तनाव में है, और ये बहुत बड़ी चीज़ है जब इंसान को नेगेटिविटी घेरती जाती है और एक पॉइंट पर आकर उसे लगता है कि मेरे पास अपनी समस्याओं का समाधान ही नहीं है और मुझे अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देनी। तो दोस्तों, ज़िंदगी ख़त्म कर देना किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। अगर आप गौर से देखेंगे, ठंडे दिमाग से सोचेंगे, तो आपकी हर समस्या का समाधान है, क्योंकि कोई भी समस्या आपके जीवन से, आपकी ज़िंदगी से बड़ी नहीं है। तो अपने आप पर ध्यान दें, अपने खुद के बेटरमेंट के लिए काम करें, लोगों से बात करें। अगर आपको कभी एंजाइटी फील होती है, कभी डिप्रेशन फील होता है, तो लोगों से आप बात कीजिए, उनसे कहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ आपकी बात करने से काम नहीं हो रहा है, तो आपकी मदद के लिए साइकाइट्रिस्ट है, आप उनसे मिले। ये टेबू नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, डिप्रेशन से डील किया जा सकता है, नेगेटिविटी से डील किया जा सकता है। तो दोस्तों, बस ज़िंदगी में पॉजिटिविटी की हमें ज़रूरत है। अगर हम लाइफ में पॉजिटिव रहेंगे तो सब कुछ सही होता चला जाएगा, क्योंकि अप डाउन लाइफ में चलते रहते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ लाइफ में परमानेंट नहीं होती। ये जो डाउनफॉल है आपका, ये टेम्परेरी है, इससे आप बाहर आ सकते हो और एक खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। तो हम बस यही कहेंगे कि आप अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए। कोई भी नेगेटिव विचार अगर आपको आता है तो अपने आप को इंगेज करिए दूसरी चीज़ों में जिनसे आपको खुशी मिलती है। और स्टूडेंट से हम बस यही कहेंगे कि आप जो सपने लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं, वो सपने आपके ज़रूर पूरे होंगे। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए और आपकी जो उम्मीदें हैं वो एक दिन आपको कामयाब ज़रूर बनाएंगी। अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिस फील्ड में आप बेटर नहीं कर पा रहे, किसी और फील्ड में आप मास्टर हो सकते हैं। तो संभावनाएं बहुत हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है जीवन में। अपनी ज़िंदगी को और अपने सपनों को एक मौका और दीजिए। और इसी के साथ प्रोग्राम मैं हूँ आरती के आज के एपिसोड से इजाज़त लेना चाहूँगी मैं, निशा। नमस्कार।